एक लेख और एक पत्र। इसके जो लेखक हैं वो भगत सिंह हैं। भगत सिंह का जन्म जो हुआ था 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। इसकी शहादत हुई थी 23 मार्च 1931 को शाम के 7:33 पर लाहौर संयंत्र केस में फांसी दी गई थी इसे। और जन्म स्थान इसका क्या है? बंगा चक्का नंबर 105 घुगैरा ब्रांच, वर्तमान में लावलपुर पाकिस्तान में है। पैतृक गांव है खटक कड़ंगा पंजाब। माता पिता विद्यावती एवं सरदार किशन सिंह। इसका जो परिवार है, संपूर्ण परिवार एक स्वाधीनता सेनानी थे। पिता और चाचा अजीत सिंह और लाला लाजपत राय के सहयोग से अजीत सिंह को मंडाले जेल में देश निकाला दिया गया था। परिवार, संपूर्ण परिवार स्वाधीनता सेनानी, पिता और चाचा अजीत सिंह, लाला लाजपत राय के सहयोगी अजीत सिंह को मंडाले जेल में देश निकाला दिया गया था। बाद में विदेश में जाकर मुक्ति संग्राम का संचालन करने लगे और छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह भी जेल गए और जेल की यातनाओं के कारण 1910 में उनका निधन हुआ। भगत सिंह की शहादत के बाद उनके भाई कुलवीर सिंह और कुरतार सिंह को देवली कैंप जेल में रखा गया, जहां 1946 तक रहे। पिता अनेक बार जेल गए। शिक्षा, पहले 4 साल प्राइमरी शिक्षा, बाद में गांव बंगा, फिर लाहौर के डीएवी स्कूल में वर्ग 9 तक की पढ़ाई की। बाद में नेशनल कॉलेज लाहौर के एफए किया। बीए के दौरान पढ़ाई छोड़ दी और क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। बचपन में करतार सिंह साराभा और 1914 के गदर पार्टी के आंदोलन के प्रति तीव्र आकर्षण, साराभा की निर्भीक पुरवनी का मन और अस्थायी और गहरा असर। 16 नवंबर 1915 को साराभा को फांसी के समय भगत सिंह की उम्र 8 वर्ष थी। वे साराभा का चित्र अपने जेब में लेकर घूमते थे। गतिविधियाँ, 12 वर्ष की उम्र में जलियांवाला बाग हत्याकांड मिट्टी को लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों को शुरुआत की। 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद 15 वर्ष की उम्र में कांग्रेस और महात्मा गांधी के मोहभंग। 1923 में पढ़ाई और घर छोड़ कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी के पात्र प्रताप की सेवाएं दी। 1926 में उन्होंने अपने नेतृत्व में पंजाब नौजवान भारत सभा का गठन किया, जिसकी शाखाएं विभिन्न शहरों में स्थापित की गई। 1928 से 31 तक चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया और क्रांतिकारी आंदोलन के सघन रूप से छोड़ दिया। 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और गिरफ्तार भी हुए। पहली गिरफ्तारी अक्टूबर 1926 में दशहरा मेले में हुए बम विस्फोट के कारण। 1927 में हुई पंजाब की भाषा और लिपि समस्या। हिंदी 1924 में विश्व प्रेमी, कलकत्ता के मतवाला में 1924 में प्रकाशित हिंदी लेख। युवक मतवाला में 1924 में प्रकाशित हिंदी लेख में नास्तिक क्यों हूँ। 1923 में अछूत समस्या, बीच विद्यार्थी और राजनीति के सत्याग्रह और हड़तालें, बम का दर्शन, भारतीय क्रांति का आदर्श आदि अनेक लेख, टिप्पणियाँ एवं पत्र जो अलग अलग प्रकाशनों द्वारा भगत सिंह के दस्तावेजों के रूप में प्रकाशित हुए। सचिनांद्र सन्याल की पुस्तक बंदी जीवन और डॉन ब्रनी की आत्मकथा का अनुवाद जेल डायरी, ये सब इसके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है ना। और जो इसके बारे में कुछ और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो भी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। भगत सिंह का विकास आरंभ से ही उद्देश्य और संपत्ति का एक प्रबुद्ध नौजवान के रूप में हुआ। लाहौर में छात्र जीवन में ही उन्होंने संग साथ में अपने जैसे लक्ष्यनिष्ठ जागरूक युवाओं से हो गया। इसमें से अनेक आगे
चलकर अनेक क्रांतिकारी बने। एक जागरूक छात्र के रूप में उनकी दृष्टि देश दुनिया के हलचलों और गतिविधियों पर हमेशा बनी रही। अपनी रुचि की पुस्तक, जिनमें साहित्य, राजनीतिक, दर्शन, इतिहास आदि विषयों की पुस्तकें हुआ करती थी, उन्हें खूब पढ़े और उनसे प्राप्त ज्ञान के प्रकाश में अपने देश, समाज आदि के बारे में सोच विचार करते करते रहे। उनकी मानसिक जागरूकता, सोच विचार और प्रबुद्धता ही वो कारण थी कि घर छोड़ने के बाद वो कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी के पास चले गए थे। वहाँ उसने पत्र प्रताप पर अपनी सेवाएं दी। उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार लेख लिखा और अनेक पत्र पत्रिकाओं को प्रकाशित भी करवाए। यहाँ पे भगत सिंह जो हैं वो छात्र जीवन से ही एक क्रांतिकारी स्वभाव के थे, ठीक है ना। अब हम लोग इसके द्वारा लिखा गया एक लेख और एक पत्र को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसको पहले पढ़ लेते हैं। इसका समरी वीडियो एक अलग से वीडियो में आएगा। यहाँ पे जो फाउंडेशन पेज है इसमें सिर्फ बुक को पढ़ा जाता है, जिससे कि आपको जो बुक में लिखा गया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए, क्योंकि जो बुक में लिखा गया है वो आपको किताबी भाषा है, लेकिन ये जो लिखा गया है भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है, ताकि आप आगे चलकर एक लेखक बने या अपनी कहानी लिखें या कुछ भी लिखें तो उसको आपको समझ में आए कि कैसे क्या लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो आज चलिए ठीक है, पढ़ते हैं। विद्यार्थी और राजनीतिक, इस बात का भारी शोर सुना जा रहा है कि पढ़ने वाले नौजवान विद्यार्थी राजनीतिक या पॉलिटिकल कामों में हिस्सा ना ले। पंजाब सरकार की राय बिल्कुल ही न्यारी है। विद्यार्थी से कॉलेज में दाखिला होने से पहले इस आशय को शर्त कर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं कि पॉलिटिकल कामों में हिस्सा नहीं लेंगे। आगे हमारा दुर्भाग्य ही लोगों को और चुना हुआ मनोहर, जो अब शिक्षा मंत्री हैं, स्कूल कॉलेज के नाम पर एक सर्कुलर या परिपत्र भेजता है जहां कोई पढ़ने लिखने वाला पॉलिटिक्स में हिस्सा ना ले। कुछ दिन जब लाहौर में स्टूडेंट यूनियन या विद्यार्थी सभा की ओर से विद्यार्थी सप्ताह मनाया जा रहा था, तो वहाँ सर अब्दुल कादर और प्रोफेसर ईश्वर चंद्र नंदा ने इस बात पर जोर दिया कि विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना नहीं चाहिए। पंजाब को राजनीतिक जीवन में सबसे पिछड़ा हुआ कहा जाता है। इसका क्या कारण है? क्या पंजाब ने बलिदान कम दिए? इसका कारण स्पष्ट है कि हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग बिल्कुल ही बुद्धू हैं। आज पंजाब कौशल की कार्रवाई पढ़कर इस बात की अच्छी तरह से पता लगा सकते हैं कि इसका कारण यह है कि हमारी शिक्षा निकम्मी होती है और फिजूल होती है, और विद्यार्थी युवा जगत अपने देश की बातों में कोई हिस्सा नहीं लेता है। उन्हें इस संबंध में कोई भी ज्ञान नहीं होता। जब वे पढ़कर निकलते हैं तब उनमें से कुछ ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन वे ऐसी कच्ची बातें करते हैं कि सुनकर स्वयं ही अफसोस कर बैठ जाने के सिवाय कोई भी चारा नहीं होता। जिन नौजवानों को कल की बागडोर हाथ में लेनी है, उन्हें आज ही अक्ल के अंधे बनने की कोशिश किया जा रहा है। इससे जो परिणाम निकलेगा वो हमें खुद ही समझ लेना चाहिए। यह हम मानते हैं कि विद्यार्थियों का मुख्य काम पढ़ाई करना है, उन्हें अपना पूरा ध्यान उस ओर लगाना चाहिए, लेकिन क्या देश की परिस्थिति का ज्ञान और सुधार का उपाय सोचने की योग्यता पैदा करने उस शिक्षा में शामिल नहीं है? यदि नहीं तो हम उस शिक्षा को निकम्मी समझते हैं, सिर्फ क्लर्की करने की हासिल हो जाए। ऐसी शिक्षा की ज़रूरत ही क्या है? कुछ ज़्यादा चालाक आदमी कह सकते हैं, काका तुम पॉलिटिक्स के अनुसार पढ़ो और सोचो ज़रूर, लेकिन कोई व्यवहारिक हिस्सा न लो। तुम अधिक योग्य होकर देश के लिए फ़ायदेमंद साबित होगे। बड़ी बात सुंदर लगती है, लेकिन हम इसे भी रद्द करते हैं क्योंकि यह सिर्फ ऊपरी बातें हैं। इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक दिन विद्यार्थी एक पुस्तक अपील टू यंग प्रिंस क्रोपोटकिन पढ़ रहा था। एक प्रोफेसर साहब कहने लगे कि यह पुस्तक कौन सी है और यह किसी बंगाली का नाम जान पड़ता है। लड़का बोल पड़ा, प्रिंस क्रोपोटकिन का नाम बड़ा प्रसिद्ध है। वे अर्थशास्त्र के विद्वान थे। इस नाम से परिचित होने प्रत्येक प्रोफेसर के लिए बड़ा जरूरी थी। प्रोफेसर की योग्यता पर लड़का भी हंस पड़ा और उसने फिर कहा, ये रूसी सज्जन न थे, बस रूसी कहकर टूट पड़ा। प्रोफेसर ने कहा कि तुम बेल्शेविक हो क्योंकि तुम
पुस्तकें पढ़ते हो। देखिए आप प्रोफेसर की योग्यता अब उन बेचारे विद्यार्थियों से उनसे क्या सीखना है। ऐसी स्थिति में वे नौजवान क्या सीख सकते हैं। दूसरी बात है कि कहा जाएगा कि इससे सरकार खुश होती है और दूसरी से नाराज़। फिर सवाल तो सरकार की खुशी या नाराज़गी का ही हुआ। क्या विद्यार्थियों को जन्मते ही खुशामद का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए? हम जो समझते हैं जब हिंदुस्तान में विदेशी डाकू नहीं पशु हैं, पेट के गुलाम हैं, तो हम किसे कहें विद्यार्थी वफादार नहीं पाठ पढ़े। सभी मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे देश सेवकों की ज़रूरत है जो तन मन धन से देश पर अर्पित कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आज़ादी के लिए उन्हें ऐसी कोई लोग निकल सकेंगे। यह तो कोई नौजवान निकल सकता है जो किन्हीं जंजालों में ना फंसा हो। और जंजालों में पड़ने से पहले विद्यार्थी या नौजवान तभी सोच सकते हैं यदि उन्होंने कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी हासिल किया हो। सिर्फ गणित और ज्योग्राफी का ही परीक्षा के पर्चों के लिए घोटा न लगाया जाए, क्योंकि इंग्लैंड के सभी विद्यार्थी को कॉलेज छोड़कर जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़ना पॉलिटिक्स नहीं थी। तब हमारे उपदेशक कहाँ थे? उनसे कहते जाओ शिक्षा हासिल करो। आज नेशनल कांग्रेस अहमदाबाद के जो लड़के सत्याग्रह में बारदोली वालों की सहायता कर रहे हैं, क्या ऐसे ही मुक्त रह जाएंगे? सभी देश को आज़ाद करने वाले यहाँ कोई विद्यार्थी और नौजवान ही हुआ करते हैं। क्या हिंदुस्तान के नौजवान अलग अलग रहकर अपने और देश के अस्तित्व बचा पाएंगे? नौजवान 1919 में विद्यार्थी पर किए गए अत्याचार भूल नहीं सकते। वे भी समझ सकते हैं कि उन्हें भारी क्रांति की ज़रूरत है। वे पढ़े, ज़रूर पढ़े, साथ ही पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करें और जब ज़रूरत हो तो मैदान में कूद पड़े और अपना जीवन इसी काम में लगा दे, अपने प्राण का इसी में उत्सर्ग कर दे, वरन बचने का कोई उपाय नहीं है। सुखदेव के नाम पत्र। प्रिय भाई, मैंने आपके पत्र को कई बार ध्यानपूर्वक पढ़ा। मैं अनुभव करता हूँ कि बदली हुई परिस्थितियों ने हमें अलग अलग प्रकार प्रभाव डाला। जिन बातों से जेल के पहाड़ी घिरा करते हैं वे आपके लिए अब अनिवार्य हो चुकी हैं। इसी प्रकार मैं जेल से बाहर जिन बातों को विशेष रूप से समर्थन करता था वे अब मेरे लिए विशेष महत्व नहीं रखती। उदाहरण के लिए मैं व्यक्तित्व प्रेम के विशेष रूप में मानने वाला था, परंतु इसी भावना को मेरे हृदय एवं मस्तिष्क में कोई विशेष स्थान नहीं रहा। बाहर आप इसके कड़े विरोधी थे, परंतु इस संबंध में आपके विचार में भारी परिवर्तन एवं क्रांति आ चुकी है। आप इसके मानव जीवन का अत्यंत आवश्यक और अनिवार्य अंग अनुभव करते हैं। सहानुभूति से आपको एक प्रकार का आनंद भी प्राप्त होता है। आपको याद होगा कि एक दिन मैंने आत्महत्या करने के विषय में चर्चा की थी, तो आपको बताया था कि कोई परिस्थितियों में आत्महत्या उचित नहीं हो सकती, परंतु मेरे दृष्टि में विरोधी किया था। मुझे उस चर्चा का समय एक स्थान खाली भरा याद आया। हमारी बात सही कुटियों में शाम के समय हुई थी। आपने मजाक के रूप में हंसते हुए कहा था कि इस प्रकार की कायरता कार्य कभी उचित नहीं माना जा सकता है। आपने कहा था कि इस प्रकार का कार्य भयानक और घृणित, परंतु इस विषय पर भी मैं देखता हूँ कि आपकी राय बिल्कुल बदल चुकी है। आप अपने उस अवस्थाओं में न केवल उचित वरन अनिवार्य एवं अनावश्यक अनुभव करते हैं। मेरी इस विषय में अब वही राय है जो पहले आपकी थी, अर्थात आत्महत्या एक घृणित अपराध है। यह पूर्णतः कायरता का कार्य है। क्रांतिकारी का तो कहने का ही क्या, कोई भी मनुष्य ऐसा कार्य करने को उचित नहीं ठहरा सकता। आप कह सकते हैं कि आप नहीं समझ सकें कि केवल कष्ट सहन करने से आप अपने देश की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। आप जैसे व्यक्ति को और से प्रश्न करना बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि नौजवान भारत के सभा के ध्येय से
सेवा द्वारा कष्टों का सहन करना एवं बलिदान करना को हम सोच समझ कर कितना प्यार किया था। मैं ये समझता हूँ कि आपने अधिक से अधिक संभव सेवाएं की और वो अब समय है कि कुछ आपने किया हो उसके लिए कष्ट उठाएं। दूसरी ओर बात यह है कि यही अवसर है कि जब आपकी सारी जनता का नेतृत्व करना है। मानव किसी भी कार्य का उचित मानकर ही करता है, जैसे कि हमने लेजिस्लेटिव असेंबली में किया, बम फेंकने का कार्य किया। कार्य करने के पश्चात उसका परिणाम और उसका फल भोगने की बारी आती है, तो क्या यह विचार या यदि हमने दया के गिड़गिड़ाते हुए दंड के बचने का प्रयत्न किया तो हमारे इस कार्य का उचित होगा? नहीं, इसका प्रभाव लोगों पर उल्टा होगा। अब हम अपने लक्ष्य के पूर्णतः सफल हुए। बंदी होने के समय हमारी संस्था राजनीतिक बंदियों की दशा में अत्यंत दयनीय थी। हमने उसे सुधारने का प्रयास आरंभ किया। मैं आपको पूरी गंभीरता से बताता हूँ कि हमें यह विश्वास था कि हम बहुत कम समय के भीतर मर जाएंगे। हमें उपवास की स्थिति में कृत्रिम रीति से भोजन दिए जाना की ज्ञान नहीं था। हम अपने विचार सोचता ही है, हम तो मृत्यु के लिए तैयार थे, क्योंकि आपका यह भ्रम अभिप्राय है कि हम आत्महत्या करने चाहते हैं। नहीं, प्रयत्नशील होना एवं श्रेष्ठ और उत्कर्ष आदर्श मृत्यु के स्मरणीय है। क्या आप इसे आत्महत्या कहेंगे? हमारा कष्ट सहन करना भलीभूत हुआ। समस्त देश में एक विराट और सर्वव्यापी आंदोलन शुरू हो गया है। हम अपने लक्ष्य में सफल हुए। इस प्रकार के संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु है। इसके अतिरिक्त हम जिन लोगों को यह विश्वास है कि उनको मृत्युदंड दिया जाएगा, उनको धैर्यपूर्वक उस दिन की प्रतीक्षा करनी होगी जब यह सज़ा सुनाई जाएगी। तत्पश्चात उन्हें फांसी दी जाएगी। यह मृत्यु भी सुंदर होगी, परंतु आत्महत्या करना केवल कुछ दुखों से बचने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देना तो कायरता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विपत्तियाँ व्यक्ति का पूर्ण बनाने वाली होती है। मैं और आप वरन मैं कहूँगा कि हम में से किसी ने किंचित कष्ट सहन नहीं किया है। हमारे जीवन का यह भाग तो अभी आरंभ है। आपको याद होगा कि आपने अनेक बार इस विषय पर हमने बातचीत की है कि रूसी साहित्य के प्रत्येक स्थान पर वास्तविकता मिलती है। वो हमारे साहित्य में कदापि नहीं दिखाई देती। हम उनकी कहानियों में कष्टों और दुखमयी स्थितियों को बहुत पसंद करते हैं। बहुत कष्ट सहन की उस भावना को अपने भीतर अनुभव नहीं करते। हम उनके उन्माद और उनके चरित्र की असाधारण ऊंचाइयों के परंतु इसके कारणों पर सोच विचार करने की कभी चिंता नहीं करते हैं। मैं कहूँगा कि केवल विपत्तियाँ सहन करने के साहित्य के उल्लेख ने ही उन कहानियों में सहृदयता, दर्द की गहरी टीस और उनके चरित्र के साथ साहित्य में उचित उत्पन्न की है। हमारे दिशा में उस समय दयनीय और हास्यास्पद हो जाती है जब हम अपने जीवन में आकार और रहस्यवादी प्रविष्टि कर लेते हैं, यद्यपि इसके लिए कोई प्रकृति या ठोस का आधार नहीं होता। हमारे जैसे व्यक्ति को जो प्रत्येक दृष्टि से क्रांतिकारी होने का गर्व करते हैं, सदैव हर प्रकार के उन विपत्तियों, चिंताओं, दुखों और कष्टों को सहन करने के लिए तत्पर होना चाहिए जिसको हम स्वयं आरंभ किए गए आमंत्रित करते हैं एवं जिनके कारण हम आपको क्रांतिकारी कहते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जेल में और केवल जेलों में ही व्यक्ति अपराध और पाप जैसे महान सामाजिक विषय का प्रत्यक्ष अध्ययन करने का अवसर पा सकते हैं। मैंने इस विषय में कुछ साहित्य पढ़ा है और जेल में ऐसे विषयों का स्वाध्याय करना सबसे अधिक उपयुक्त स्थान है। स्वाध्याय का सर्वश्रेष्ठ भाग्य है स्वयं कष्टों को सहना। आप भली प्रकार जानते हैं कि रूस में राजनीतिक बंदियों में बंदीगिरी में विपत्तियां सहन करना है। राजशाही का तख्ता पलट के पश्चात उनके जीवन जेलों के प्रबंधों में क्रांतिकारी लाए जाने का श्रमिक कार्यों को भार दूसरे लोगों पर छोड़ने का अप्रतिष्ठापूर्ण एवं घृणित समझते हैं। उन्हें पूरी
लगन के साथ वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर देना चाहिए। होनी चाहिए कि वे उन विधियों का उल्लंघन करें और परंतु उन्हें औचित्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक एवं अनुचित प्रयत्न कभी भी न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता। इस प्रकार का आंदोलन क्रांति के कार्यकाल को बहुत सीमा तक कम कर देगा। जितने आंदोलन अब तक आरंभ हुए हैं उन सबसे पृथक रहने के लिए आपने जो तर्क दिए मैं उसे समझने में असमर्थ हूँ। कुछ मित्र ऐसे हैं जो मूर्ख या नासमझ वे इस व्यवहार को, जिसे वे स्वयं कहते हैं कि हमें किंचित भी नहीं समझ सकते, क्योंकि आप उनसे बहुत ऊंचे और उनकी समझ में बहुत बड़े हैं, अनोखा और अद्भुत समझते हैं। वास्तव में यदि आप यह अनुभव करते हैं कि बंदीगिरी का जीवन वास्तव में अपमानपूर्ण है, तो आप उनके विरुद्ध आंदोलन करके उसे सुधारने का प्रयास क्यों नहीं करते हैं? संभवतः आप यह कहेंगे कि संघर्ष सफल नहीं हो सकता, परंतु यह वही तर्क है कि जिसकी आड़ लेकर साधारणतः निर्बल लोग प्रत्येक आंदोलन से बचना चाहता है। यह वो उत्तर है कि जिसे हम उन लोगों से सुनते जा रहे हैं जो जेल के क्रांतिकारी प्रयत्नों में सम्मिलित होने से जान बचाने चाहते हैं। क्या आज यही उत्तर मैं आपके मुख से सुनूंगा? कुछ मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं के आधार पर संगठित हमारी पार्टी अपने लक्ष्य के आदर्शों की तुलना में क्या कर सकती है? क्या हम इसे इस निष्कर्ष पर निकाल सकते हैं कि इस काम का प्रारंभ करने का नितांत मूल ही नहीं, इस प्रकार का परिणाम निकालने का उचित नहीं होगा? इससे तो उस व्यक्ति के भीतर निर्बलता प्रकट होती है जो इस प्रकार सोचता है। आगे चलकर आप लिखते हैं कि 14 वर्ष के बंदीगिरी के कष्टों से भरपूर जीवन बिताने के पश्चात किसी व्यक्ति से यह आशा नहीं की जा सकती कि उस समय भी उसे विचार नहीं होंगे जो जेल से पूर्व थे, क्योंकि जेल का वातावरण उसके समस्त विचारों के रौंद कर रख देता है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि क्या जेल के बाहर वातावरण हमारे विचार के अनुकूल था? फिर भी असफलताओं के कारण क्या हम उसे छोड़ सकते थे? क्या आपका आशय यह है कि यदि हम इस क्षेत्र में ना उतरें तो कोई भी क्रांतिकारी कार्य कदापि नहीं हुआ होता? यदि ऐसा है तो आप भूल कर रहे हैं। यद्यपि यह ठीक है कि हम वातावरण को बदलने में बड़ी सीमा तक सहायक सिद्धि हुए हैं, तदपि हम केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज हैं। मैं तो यह कहूँगा कि साम्यवाद जन्मदाता मार्क्सवाद वास्तव में इस विचारों को जन्म देने वाला नहीं था। असल में यूरोप की औद्योगिक क्रांति ने ही एक विशेष प्रकार का विचारों वाले व्यक्तित्व उत्पन्न किए थे। उसमें मार्क्स भी एक था। हाँ, अपने स्थान पर मार्क्स भी निसंदेह कुछ सीमा तक समय के चक्र को एक विशेष प्रकार की गति देने में आवश्यक सहायक सिद्ध हुए। मैंने और आपने भी इस देश में समाजवाद और साम्यवाद के विचारों को जन्म नहीं दिया था, वरन तो यह है कि हमारे ऊपर हमारे समय के एवं परिस्थिति के प्रभाव का परिणाम है। निसंदेह हमने इस विचार को प्रचार करने के लिए कुछ साधारण एवं तुच्छ कार्य अवश्य किए हों। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हमने इस प्रकार एक कठिन कार्य का हाथ में लिया तो उसे जारी रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। विपत्तियों से बचने के लिए आत्महत्या कर लेना जनता का मार्गदर्शन नहीं होगा, वरन तो यह प्रतिक्रियावादी कार्य होगा। जेल के नियमों के अनुसार जीवन का निराशाओं, दबावों और हिंसा के असीमित प्रयोग में वातावरण का विरोध करते हुए हम कार्य करते हैं। जिस समय हम अपना एक कार्य करते हैं उस समय नाना प्रकार की कठिनाइयों का निराशा पाया जाता है। यहाँ तक कि जो लोग अपने जीवन को महान क्रांतिकारी कहने का गौरव अनुभव प्राप्त करते हैं वे हमको छोड़ गए, क्योंकि ये परिस्थितियाँ असीम परीक्षा में युक्त थी। फिर भी आंदोलन एवं प्रयासों को जारी रखने के लिए हमारे पास क्या कारण ये तर्क हैं? क्या स्वयं ही तर्क हमारे विचारों को शक्ति नहीं देता? और क्या ऐसे क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं के उदाहरण हमारे सामने नहीं हैं जो जेल के दंड भोग कर लौट और अपने
भी कार्य कर रहे हों। यदि फाल्कोने ने अपने समान सोच विचार किए होते तो वो प्रारंभ में आत्महत्या कर लेता। आज आपको एक ऐसे असंख्य क्रांतिकारी दिखते हैं जो रूसी राज्य में उत्तरदायी पदों पर विराजमान हैं और जिन्होंने अपने जीवन का उत्तराधिकार भाग दंड भोगते हुए जेलों में बिताया। मनुष्य को अपने विश्वासों पर दृढ़पूर्ण अडिग रहने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि नहीं कह सकते कि भविष्य में क्या घटना होने वाली है। क्या आपको याद है कि जब इस विषय पर चर्चा कर रहे थे तो हमारी बम फैक्ट्री में अत्यंत तीव्र प्रभावकारी विष भी रखा जाना चाहिए था। आपने बड़ी दृढ़ता के साथ इसका विरोध किया। आप इस विचार से घृणा करते थे कि आपको इस विश्वास नहीं था कि अब क्या होगा। यहाँ ऐसी विकट और जटिल परिस्थितियाँ भी नहीं है। मुझे इस प्रश्न पर विचार करने में भी घृणा होती है। इसमें आपको उस मनोवृत्ति से भी घृणा होती थी जो आत्महत्या करने की अनुमति देती है। आप मुझसे यह कहते हैं कि क्षमा करें, यदि आपने अपने बंदी बनाए जाने के समय ही विचारों का अनुकूल कार्य किया होता, अर्थात अपने विष खाकर उस समय आत्महत्या कर ली होती, तो आपने क्रांतिकारी कार्य का बहुत बड़ी सेवा होती। परंतु इस समय तो इस कार्य पर विचार करना हमारे लिए हानिकारक है। एक विशेष बात है कि जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि यह हम लोगों ईश्वर, पुनर्जन्म, नरक, स्वर्गदंड, परिस्तोतिक अर्थात भगवान द्वारा दिए जाने वाले जीवन के हिसाब में आदि में कोई विश्वास नहीं रखते। अतः हमें जीवन एवं मृत्यु के विषय में भी नितांत भौतिकवादी रीति को सोचना चाहिए। एक दिन जब मुझे पहचाने जाने के लिए कोई दिल्ली से यहाँ लाया गया तो गुप्तचर विभाग के कुछ अधिकारियों ने मेरे पिताजी के उपस्थिति में मुझसे इस विषय में बातचीत की थी। इसमें जो सुखदेव जी हैं, जो भगत सिंह को चिट्ठी में बोल रहे हैं, कहा जाता है कि कोई भेद खोलने और इस प्रकार का अपना जीवन बचाने के लिए तैयार नहीं हो। इससे सिद्ध होता है कि मेरे जीवन से बहुत दुखी हूँ। उनका तर्क था कि मेरी यह मृत्यु तो आत्महत्या के समान होगी, परंतु मैंने उनको उत्तर दिया था कि मेरे जैसे विश्वास और विचारों वाला व्यक्ति व्यर्थ में ही मरण कदापि सहन नहीं कर सकता। हम तो अपने जीवन का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहेंगे। हम मानवता का अधिक से अधिक सेवा करना चाहते हैं, विशेषकर मेरे जैसे भला मनुष्य जिसका जीवन किसी भी रूप में दुख या चिंतित नहीं है, किसी समय भी आत्महत्या करने से दूर रहो। उसका विचार भी हृदय में लाना ठीक नहीं समझता। वही बात मैं इस आपसे कहना चाहता हूँ। आशा है कि आप मुझे अनुमति देंगे कि आपको यह बताऊं कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। मुझे अपने के लिए मृत्युदंड सुनाए जाने का अटल विश्वास है। मुझे किसी भी की पूर्ण क्षमा या नर्म व्यवहार का तनिक आशा नहीं है। यदि कोई क्षमा हुई तो पूर्णतः सबके लिए होगी, वरन वह हमारे अतिरिक्त अन्य लोगों के लिए नितांत सीमित कई बंधनों से जकड़ी हुई होगी। हमारे लिए ना तो क्षमा हो सकती है और ना ही होगी। इस प्रकार मेरी इच्छा है कि हमारी मुक्ति का प्रस्ताव सम्मिलित रूप में विश्वव्यापी हो, और उसके साथ ही मेरी अभिलाषा यह है कि जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुँचे तो हमें फांसी दे दिया जाए। मेरी यह इच्छा है कि यदि कोई सम्मानपूर्ण और उचित समझौता होना कभी संभव हो जाए तो हमारे जैसे व्यक्तियों का मामला उसके मार्ग में कोई रुकावट या कठिनाई उत्पन्न करने का कारण ना बने। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा था तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। हम क्रांतिकारी होने के नाते अतीत के समस्त अनुभवों से पूर्णतः अवगत हैं, इसलिए हम नहीं मान सकते हैं कि हमारे शासकों और विशेषकर अंग्रेज जाति के भावनाओं में इस प्रकार का आश्चर्यजनक परिवर्तन उत्पन्न हो सका। इस प्रकार का परिवर्तन क्रांति के बिना संभव नहीं हो पाता। क्रांति तो केवल संतत कार्य करने रहने से, प्रयत्नों से, कष्ट सहन करने एवं बलिदान से ही उत्पन्न की जा सकती है और की जाएगी। जहाँ तक मेरे दृष्टिकोण का संबंध है, मैं तो केवल उसी दिशा में अपने सबके लिए सुविधा और क्षमादान का स्वागत कर सकता हूँ।
जहाँ तक मेरे दृष्टिकोण का संबंध है, मैं तो केवल उसी दिशा में सबके लिए सुविधाओं और क्षमादान का स्वागत कर सकता हूँ जब उसका प्रभाव अस्थायी हो और देश के लोगों के हृदय में हमारी फांसियों की कुछ अमिट चिन्ह अंकित हो। बस यही, इससे अधिक कुछ नहीं। यहाँ पे